तो कैसे हो सारे लोग यार, अच्छे तरीके से बताना। और बेहतर तरीके से आज हम लोग चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है विकास। और ये चैप्टर काफ़ी बेहतर तरीके से आज कराऊंगा। और डेली 6 बजे सुबह मिलो और बायो आराम से तैयारी करो, ठीक है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, तो बेहतर तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कराऊंगा, बेस्ट कराऊंगा, एकदम जोर लगा के एकदम अपने तरीके से आपको हर पहले तो चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, बायो ऑल चैप्टर आराम से जाइए और ऑल चैप्टर देखिए। सबसे पहले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे और मैंने इंग्लिश भी ले रखा है लाडलो और हिंदी भी ले रखा है। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विविकरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो अभिसारी क्रम विकास का एक उदाहरण है, इंग्लिश में होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। तो अच्छे तरीके से सारे के आपको आंसर देखने हैं। पहला सवाल क्या है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विविकरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो अभिसारी क्रम विकास का एक उदाहरण है। पहला सवाल याद होता है लाडली लोग, याद रखिएगा। आप लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, लड़कों पे भारी हैं आप लोग बायो लेने में, ठीक है। तो लड़की लोग ज़्यादा हैं, तो अच्छे तरीके से देखना लाडलो आप लोग भी, और बेहतर तरीके से मचाएंगे यार। क्यों टेंशन लेते हो, यहाँ से हर चैप्टर करो ना यार आराम तरीके से। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जो जैव रिएक्टर होता है भाई, वो अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो उत्पाद, क्या उत्पाद, याद रहेगा ना। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन इतने बार बोलूँगा ना, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी नहीं। आप लोग भले यार देखो, आप कभी भी देखो, ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो को देखोगे ना तो क्या होता है, समय बचता है। जब आपका समय बचेगा, जब आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को करोगे, तो भाई फील आएगा कि हाँ 10 मिनट में हमने एक चैप्टर करा। दोबारा वीडियो देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, बाद में स्पीड को बढ़ा के कभी रिविजन कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। तो अगला सवाल कह रहा है कि अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है ना, समवृत्ति अंगों द्वारा। किसके द्वारा, समवृत्ति अंगों के द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। क्लियर है ना लाडलो, एक बार और बोल लो चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश भी देखते रहेंगे, है ना। और अगला है जो 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था। युग पूछ रहा है, कौन से युग में मेरे भाई। तो त्रियसिक युग में दिखाई दिया था प्रथम स्तनपायी, है ना, याद रखना त्रियसिक। चलो, तो बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें पता लगती हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करते हो। एंड लगता है ना, वो जो लड़के होते हैं ना 1-2, जिन्हें लगता है कि हम तो भाई बहुत बड़े तोहफे हैं और लास्ट के एग्ज़ाम के समय में पढ़ कर, नहीं भाई, पहले चैप्टर वाइज करो, फिर इंपॉर्टेंट करोगे, फिर प्रीवियस ईयर कराऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा, तब जाके तुम सेटल हो पाओगे, फिक्स हो पाओगे और बेहतर तरीके से मचा पाओगे। समझ रहे हो। तो उस लेवल से पढ़ाई होनी चाहिए। आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज कौन है, उनको बोलते हैं क्रोमैग्नन। क्या बोलते हैं, क्रोमैग्नन, है ना, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो, तो अगले सवाल के ऊपर 2-2 बार बेसिकली आपको बोलना है। मुझे पता है कि अभी आप इस वीडियो को देखोगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपसे कभी नहीं याद होगा, मन में तो रहेगा, अभी तो बता दोगे टोटल, लेकिन बाद में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ कुछ भूलते जाओगे। तो 2-3 बार वीडियो को देखना है आपको। अभी देखना है, एक बार शाम में कभी देख लेना है, खाते समय लगा लेना है या घूमते समय लगा लेना है, कभी भी एक वीडियो को लगा लेना है या प्लेलिस्ट को लगा कर आराम से देखना है। टेंशन मत लो, इस प्लेलिस्ट में सब चीज़ डाल दूंगा। समकार्य संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप हैं। तो किसके परिणाम स्वरूप है लाडलो, अभिसारी विकास के प्रमाण स्वरूप है। समकार्य संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल बेहतर तरीके से सही हो जाएगा। और अगला सवाल हम लोग करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता थी। जावा कॉपी मानव की जो क्षमता थी मेरे भाई, ठीक है, वो क्या थी, 900 सीसी थी। तो ये अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। इसमें कोई भी इंग्लिश वाली चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा गया है, टेंशन मत लो। इस तरह से तैयारी होगी जैसे लगेगा कि हाँ ये बेस्ट है। मैं झूठ कतई नहीं बोलता, आपको कंटेंट देख के लग रहा होगा। कह रहा है कि ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक सामान्य थे, है ना। तो क्या कह रहा है, ड्रायोपैथिक्स, याद रख लेना। तो किसके, एप के, है ना, किसके,
ऐप के, है ना। चलो मतलब ऐप के, है ना। चलो अच्छे तरीके से याद रख लेना यार, ठीक ना। हाँ अगला सवाल, एक तरह का जानवर है भाई ऐप, याद रखिएगा। विकास की वह लुप्त कड़ी है, जो विकास की वह लुप्त कड़ी है लाडलो, वो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, है ना। क्या है एक बार और देख लो, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्टियोप्टेरिस, टेढ़ा नाम है ना क्वेश्चन लेकिन इसका इजी है। क्वेश्चन क्या है इसका, इजी है ना। भले आंसर थोड़ा सा टेढ़ा है पर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। कराए कि हार्विडिन वर्ग का नियम व्याख्याता करता है। हार्वी, है ना, याद रख लेना। हार्डविन वर्ग का जो नियम है ना मेरे भाई, वो व्याख्या करता है किस चीज़ का? अनुवांशिक सामान्य अवस्था का। अनुवांशिक सामान्य अवस्था का जो हार्डविन वर्ग है वो नियम का व्याख्या करता है जी। किस नियम का? अनुवांशिक साम्य अवस्था, ठीक है। हाँ अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 11 नंबर का सवाल, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा लाडलो? बहुत बढ़िया, प्राकृतिक अपघटन होगा। क्या? प्राकृतिक अपघटन आपका राइट आंसर होगा। नए डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो अच्छे से प्राकृतिक अपघटन। इतना बार बोलूँगा ना बिल्कुल फील आएगा। जिनको लगता है कि मुझे जल्दी वीडियो ख़त्म करना है वो स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। अपने कैपेबिलिटी के आधार पे आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। यूट्यूब ने आपको इस तरह से एक सेटिंग दे दिया है। क्यों? चलो अगला, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का जो ऐतिहासिक, है ना, विकासीय इतिहास जो कहलाता है वो फाइलोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइलोजेनी। याद रहेगा क्वेश्चन, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से मज़ा आ रहा है। कह रहा है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? फिलोसोफिक जो जूलॉजी की किताब है उसे किसने लिखा था? लेमार्क ने लिखा था। किसने? लेमार्क ने लिखा था। याद रहेगा, लेमार्क, है ना। चलो तो अच्छे तरीके से आप याद रखोगे। और अगला सवाल कह रहा है 14 नवंबर सागर का 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्ण रासायनिक विकास हुआ, इसकी अवधारणा किसके द्वारा हो गई है? तो इसकी जो अवधारणा है ना लाडलो, AI ऑप्रियन तथा JBS हेल्डन के द्वारा हुई थी। ये नाम याद रख लेना, IA ऑप्रियन तथा JBS हेल्डन के द्वारा हुई थी। क्या? कार्बन जैविक विकास से पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो 2 इंसान थे, उन दोनों के द्वारा की गई थी। दोनों का नाम आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे, जो 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म सदैव हमेशा किसमें पाए जाते हैं भाई? रूपांतरित चट्टान में, है ना। चलो तो ये तो आपको बेहतर तरीके से याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। 16 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 16 नंबर सवाल है कि पैंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो पैंजीवाद का जो सिद्धांत है उसे प्रस्तुत किया किसने? डार्विन ने। याद रहेगा ना, ये नाम भाई हर किसी को याद होगा। क्यों लाडली लोग, याद होगा ना। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है। तो निम्नलिखित में से 4 को दिया है, एकिडेन, है ना, पेरिपेप्टस, प्रोप्टेट्रस, इनमें से सभी। तो ये भाई हमको लग रहा है सब होगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर। तो ये एकिडीना होगा, पेरिपेटस होगा और प्रोप्टेरस होगा। तो ये तीनों हो जाएगा संयोजन कड़ी। क्लियर है ना। तो सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और अगला 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर का सवाल कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग। तो मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला अवशेषी अंग क्या होता है भाई? कर्ण पेशियाँ, हाँ। उत्तर पेशियाँ, हाँ। खोपड़ी की पेशियाँ, हाँ। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे लाडलो 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मेसोजोइक युग है। मेसोजोइक युग है तो भाई ये क्या है?
सरीसृपों का, है ना, सरीसृपों का एक युग है सॉरी, याद रख लेना। मेसोजोइक जो है ना, सरीसृपों का युग था। क्या था? एक युग था भाई, ठीक है। मक्खी बैठ जा रही है यार, मक्खी बैठेगी तो चलेगा कैसे बताओ, हम लोग का तो काम नहीं चलेगा, है ना। अगला सवाल, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षी का और तितली का जो डैना होता है वो कैसा अंग होता है बताना है आपको। वो जो होता है ना असमजात सॉरी गाइस, असमजात अंग होता है। याद रहेगा। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे जो 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो जो सदस्य है वो प्राइमेटस तथा होमिनिडी, याद रहेगा। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस युग का सदस्य है? तो प्राइमेटस तथा होमिनिडी, है ना, याद रहना चाहिए आपको। क्लियर है लाडलो? जितने भी क्वेश्चंस हैं, अरे यार कहीं बक्की दिमाग खराब कर देती है मक्खी लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते, स्लाइड भगता है। अरे भाई पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, अकेले कितना मेहनत कराओगे मेरे से कैसे। तो ये नोट्स आराम से पढ़ाता हूँ यार, आपको पढ़ने से क्वेश्चन से मतलब है। तुम सब अलग दुनिया में फैशन में जी रहे हो भाई, क्वेश्चन देखो यार, मेहनत देखो बंदे की। पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे माना जाता है? तो पादपों और जंतुओं के बीच युगलीना को माना जाता है, याद रख लेना। युगलीना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युगलीना को माना जाता है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, अभी और भी सवाल हैं। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? क्या सवाल है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। चलो और अगला सवाल कह रहा है 24 नंबर सवाल कह रहा है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो जो डायनासोर थे ना वो मेसोजोइक, है ना, मेसोजोइक के दौरान उपस्थित थे उस समय, है ना। बहुत बढ़िया। अगला जो 25 नंबर का सवाल, 25 नंबर सवाल है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा बताया गया है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। हमेशा याद रखो कि अपने भाई पे विश्वास रख लो। अभी सारे चैप्टर वाइज दे रहा है, मॉडल पेपर सॉल्व कराएगा, चैप्टर के नोट्स देगा, पढ़ा भी देगा। बस टाइम याद रख के मजे करो। 6 बजे सुबह। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण जो है वो प्राप्त होता है मेरे भाई? तो जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आएगा। अगला जो 27 नंबर का सवाल है, 27 नंबर सवाल है, शाम में 7:30 बजे ग्रामर पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ो। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी, मानव के वे पुराने पूर्वज दादा परदादा लोग जिन्होंने पहाड़ों में, है ना, गुफाओं के अंदर भाई चित्रकारी की थी, वो थे क्रो-मैग्नॉन मानव। क्या थे? क्रो-मैग्नॉन मानव कहलाते थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल जो 28 नंबर का सवाल है, और 28 नंबर सवाल कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? योग्यतम की उत्तरजीविता विचार, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, है ना। चलो अगला सवाल देख लो लाडलो, जो कि 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? हार्डी-वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? तो देखो, अगर उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पुनः संयोजन, तो इन सभी के अनुपस्थिति में, अगर ये सभी नहीं रहेंगे, है ना, तब भी इसकी जो अनुपस्थिति में जो कह रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है, तो ये सब अगर नहीं रहेंगे फिर भी उसको लागू किया जा सकता है। अनुपस्थिति मतलब होता है अब्सेंट। क्या होता है लाडलो? अब्सेंट। और द लास्ट क्वेश्चन इज आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सब कोई बता देगा, होमोसेपियंस, है ना। होमोसेपियंस मानव को कहा जाता है साइंस की भाषा में, विज्ञान के भाषा में। और उम्मीद करता हूँ भाई कि 30 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने करा होगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा भाइयों का, यार कर लेना।
ठीक है, बेहतर तरीके से, थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता। अगर आप सामने होते ना तो दिखता किस लेवल से भाई, किस फील्ड से पढ़ा था, बट क्या ही बोलूँ, ऑफलाइन ट्यूशन्स देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन सुबह 6 बजे।